जिंदगी जीने का अधिकार मिलना चाहिए, मगर मिलेगा कैसे? मांगने से आप क्या मिलता है? क्या मिलता है मांगने से? मांगने से मिलती है भीख, और भीख मांगने वाले क्या कहते हैं? तो कब तक आप इस भीख के चक्कर में पड़े रहोगे? लोकतंत्र में वो शक्ति है कि जो हाथ आपका आज मांगने की तरफ है, अगर वोट से ताकत बना लोगे तो मांगने वाले नहीं रहोगे देश में, देने वाले बन जाओगे। जिस दिन देने वाले बन गए उस दिन आपको गर्मी में खपना नहीं पड़ेगा। बताओ, नौकरी देने की शक्ति किसके पास है? मेरे पास है या सरकार के पास है? बताओ बताओ, रोजगार देने की शक्ति किसके पास है? मेरे पास है, सरकार के पास है? बताओ बताओ, अच्छे हॉस्पिटल बनाने की शक्ति किसके पास है? मेरे पास है, सरकार के पास है? बताओ बताओ, लोग धंधे लगाने की शक्ति किसके पास है? मेरे पास है, सरकार के पास है? बताओ बताओ, अच्छे स्कूल खुलवाने की जिम्मेदारी किसके पास है? ताकत किसके पास है? मेरे पास है, सरकार के पास है? बताओ। सब कुछ तो सरकार के पास है, और आप अगर नमस्कार, मैं माही सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन न्यूज। नगीना सीट पर जीत दर्ज करने के बाद चंद्रशेखर आजाद लगातार अब इस बार के उपचुनाव को साधने की तैयारी में लग चुके हैं। जी हां, आपको बता दें, पहले 2 सीटों पर सिर्फ चुनाव लड़ने वाले थे, जिसमें से करहल और बिजनौर की सीट थी। लेकिन अब आजाद लगातार ये बात कहते हुए नजर आ रहे हैं कि आने वाले विधानसभा चुनाव में वो 403 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारेंगे, और इस बार के उपचुनाव में भी वो 10 की 10 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारेंगे। देखना दिलचस्प कि आखिरकार चंद्रशेखर आजाद के मन में वो प्रत्याशियों के नाम कौन से हैं। वहीं अगर देखा जाए तो बिजनौर की मीरापुर सीट से चंद्रशेखर आजाद रामन अपनी पत्नी वंदना कुमारी को मैदान में उतारने के लिए बिल्कुल तैयार थे, और आकाश आनंद भी अब मैदान में उतर चुके हैं। तो क्या ये जो सीट है मीरापुर की, उसमें अब आकाश आनंद भी अपनी पत्नी की एंट्री करवाते हुए नजर आएंगे? और वहीं देखा जाए करहल सीट, जो वहां पर अखिलेश यादव का गढ़ माना जाता है, और ये 2 सीटें कहीं ना कहीं इस बार के उपचुनाव में बेहद अहम मानी जा रही हैं, और भारतीय जनता पार्टी इन सीटों को साधने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। वहीं अगर देखा जाए 2 और अहम सीटें हैं, जिसमें मिल्कीपुर और कटहरी सीट का भी नाम आता है। मिल्कीपुर में चंद्रशेखर आजाद रामन भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ किस तरीके से बिगुल फूंकते हुए नजर आते हैं, और मोइन खान के मुद्दे को लेकर भी अपनी प्रतिक्रिया देते हैं, जिसके बाद जनता उनकी तारीफ करती हुई नजर आती है। और वहीं देखा जाए चंद्रशेखर आजाद रामन अब जनता के मन में जिस तरीके से घर बनाते हुए नजर आ रहे हैं, उनके मर्म को पहचानते हुए नजर आ रहे हैं, उनके दुख को समझते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में जनता का जुड़ाव उनसे लगातार बढ़ रहा है। पहले आप उनकी ये वीडियो देखिएगा जरा, किस तरीके से चंद्रशेखर आजाद रामन पहले ये बोलते हैं कि सरकार से भीख ना मांगे, आप सरकार से हैं, सरकार आपसे नहीं। इस तरीके की बात कहीं ना कहीं चंद्रशेखर आजाद कहते हैं, लेकिन बोलते हैं कि ये सब गलत है। मैं अपने दायित्व को समझता हूँ और मैं आपकी जिम्मेदारी लेता हूँ, लेकिन जो काम, जो फैसले लेगी वो सरकार लेगी, मैं नहीं लूंगा। पहले आप उनकी ये वीडियो देखिए जरा, क्या कुछ कहते हुए नजर आते हैं चंद्रशेखर आजाद रामन। आप अपना उम्मीदवार उतारने जा रहे हैं, कौन उतार रहे हैं, कब तक उतारेंगे, कौन होगा उम्मीदवार? आप लेंगे, पार्टी लेगी, कौन होगा और कब तक उतारेंगे, पार्टी का फैसला है भाई। पार्टी जब चाहे ले लेगी। नहीं, चुनाव लड़ने की तैयारी में है, उपचुनाव ना। लड़ेंगे ना। सांसद जी, आप अयोध्या आए हैं, यहाँ आज पिछड़े वर्ग की एक पिछड़े वर्ग की बालिका के साथ रेप हुआ है, गैंग रेप। तो क्या आप उससे से बात की थी, हमारी टीम भी जाके उनसे मिली थी जी। कार्रवाई हो रही है, और मैं चाहता हूँ कठोर कार्रवाई हो, कोई निर्दोष उसमें उसका उत्पीड़न न किया, कोई दोषी बचे ना। क्या कार्रवाई क्या सही है? नहीं, बुलडोजरी कार्रवाई से मैं सहमत नहीं हूँ। बुलडोजरी कार्रवाई इसलिए सहमत नहीं हूँ, अपराध एक करे, आदमी करे और उसके पूरे परिवार को सजा मिले, ये नहीं होना चाहिए। क्या आपसे मैं कह रहा हूँ, न्यायपालिका पे हमें भरोसा रखना चाहिए। हमारे पीड़ित परिवार से वार्ता हुई है। मेरा ये मत है कि ऐसा ना हो राजनीतिक कारणों से निर्दोष लोगों की कार्रवाई हो। मैं चाहता हूँ कोई भी दोषी, एक भी दोषी बचे ना, लेकिन निर्दोष उसको राजनीतिक कारणों से उसको सताया ना जाए, ये भी मैं चाहता हूँ। सांसद जी, आप ही अपना नेता है, सांसद जी, किसी पार्टी का नेता हो, या भाजपा का हो, किसी पार्टी का। सांसद, क्या आप पीड़िता से मिलने जाएंगे? मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, हमारी टीम मिलके आई है और लगातार हम लोग उनके संपर्क में हैं। और मैं फिर आपसे कह रहा हूँ, आप ये समझो, मुझे कल इस बात का दुख हुआ कि हमारे साथी निषाद जी कल रो पड़े। मुझे बहुत तकलीफ हुई, मगर मैं समझता हूँ कि अगर कैबिनेट मिनिस्टर बन के भी आपको रोना पड़ रहा है और न्याय में देरी हो रही है, तो फिर ये आप आएंगे कैबिनेट मिनिस्टर। तो मैं आपको स्पष्ट रूप से कहा, मैं उनकी जगह होता तो ऐसे आरोप ऐसा अपराध करने वालों की जो है ऐसा सख्त सजा मिलती, और जो पुलिस के लोग, जिन लोगों ने लापरवाही की, उन पर भी कार्रवाई होती। तो ये सब क्या होता है, तो समझना पड़ेगा।
और जिम्मेदारी ये है कि कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश में किस हाल की, इस बात को भी समझना पड़ेगा। कोई अधिकारी अच्छा काम करता है तो नेता उसको जो है जीने नहीं देते, और कोई उनके हिसाब से काम करता है तो फिर ये सब होता है। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ, किसी भी बहन बेटी का अपमान नहीं होना चाहिए, इसलिए कठोर से कठोर कार्रवाई हो और इसकी कठोर जांच हो, क्योंकि जांच होने से ऐसा ना हो तो कोई और आदमी जो है जो लिप्त है बच जाए, लेकिन कोई निर्दोष भी उस पर कार्रवाई ना, इसका भी ध्यान रखना पड़ेगा। सर जी, आप अपने नाम के सामने चंद्रशेखर रावण लिखते थे, आज हमने बोर्ड में आपने देखा कि चंद्रशेखर आजाद लिखा। भैया 27 में अगर गठबंधन की बात चली सपा बसपा की तरफ से, ये बताओ, इससे मिलकर का जो आम वाला बताओ, मिलकीपुर की जनता को रोजगार इससे मिल जाएगा? हम मिलकीपुर में हैं, अयोध्या के लोगों के जो मकान टूटे वापस हो जाए क्या? अकबरपुर का जो जमीन मकान जो गिरा दिया वो ठीक हो जाए क्या? आपके बात करो, नाम में क्या रखा है? शासन जी, एक छोटा सा क्वेश्चन, आपने सबकी आवाज संसद में उठाई, पुलिस और अन्य लोगों की, मीडिया की भी आवाज क्या संसद में उठाएंगे? मीडिया की हमने कहा जिस तरह मीडिया के लोगों को दबा जा रहा है ठीक नहीं है, और मीडिया के लोगों की सुरक्षा व्यवस्था अच्छी, हमने आवाज उठाई। आप ध्यान रखना हमारी बात, ठीक है? आखिरी बात सुनो, मिलकीपुर हम लोग लड़ेंगे और मेरा भरोसा है मिलकीपुर हम लोग जीतेंगे। धन्यवाद। तो देखा आपने किस तरीके से आजाद रावण ने तमाम मुद्दे उठाए। वहीं इसके पहले भी वो नीट के मुद्दे, हाथरस के मुद्दे, ऐसे तमाम मुद्दे हैं जिसको लेकर आजाद ने ये सारी सौगात जनता को देते हैं और बार बार ये कहते हैं कि मैं आपके लिए आवाज बनूंगा। और वहीं मीडिया कर्मी भी ये बात पूछते हुए नजर आते हैं कि क्या आप मीडिया के लिए भी आवाज उठाते हुए संसद में नजर आएंगे? तो वहां पर वो कहते हैं कि बिल्कुल मैं ये आवाज आपके लिए भी उठाऊंगा। वहीं मोइन खान के मुद्दे पर चंद्रशेखर आजाद रावण खुलकर बोलते हैं और वहां पर अपनी बात रखते हैं, कहते हैं कि ऐसे लोगों को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। देखिएगा ये वीडियो, क्या कुछ कहते हुए नजर आते हैं आजाद रावण। कि जीने का अधिकार मिलना चाहिए, मगर मिलेगा कैसे? मांगने से आप क्या मिलता है? क्या मिलता है मांगने से? मांगने से मिलती है भीख, और भीख मांगने वाले क्या कहते हैं? तो कब तक आप इस भीख के चक्कर में पड़े रहोगे? लोकतंत्र में वो शक्ति है कि जो हाथ आपका आज मांगने की तरफ है, अगर वोट से ताकत बना लोगे तो मांगने वाले नहीं रहोगे देश में, देने वाले बन जाओगे। जिस दिन देने वाले बन गए उस दिन आपको गर्मी में फंसना नहीं पड़ेगा। बताओ, नौकरी देने की शक्ति किसके पास है? मेरे पास है या सरकार के पास है? बताओ बताओ, रोजगार देने की शक्ति किसके पास है? मेरे पास है, सरकार के पास है? बताओ बताओ, अच्छे हॉस्पिटल बनाने की शक्ति किसके पास है? मेरे पास है, सरकार के पास है? बताओ बताओ, लोग धंधे लगाने की शक्ति किसके पास है? मेरे पास है, सरकार के पास है? बताओ बताओ, अच्छे स्कूल खुलवाने की जिम्मेदारी किसके पास है? ताकत किसके पास है? मेरे पास है, सरकार के पास है? बताओ। सब कुछ तो सरकार के पास है, और आप अगर तो देखा आपने किस तरीके से चंद्रशेखर आजाद ने अपनी बात किस तरीके से रखी और कहीं ना कहीं जनता इसी बात को लेकर उनको पसंद करती है। वहीं मायावती की बात करें, मायावती जिस तरीके से ट्वीट करती हैं, बार बार ट्वीट के माध्यम से अपनी बात रखती हैं, जनता से उतना जुड़ाव नहीं रखती हैं और उस तरीके पर काम करने के लिए भी विचार नहीं कर रही है, पुराना इतिहास दोहराने का प्रयास कर रही है। वहीं आकाश आनंद की बात करें, आकाश आनंद भी अब लगातार करंट के जो मुद्दे हैं वो उठाते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन किस तरीके से उनको प्रेजेंट किया जाए कहीं ना कहीं ये सीखना अभी भी बाकी है। और आजाद की बात करें तो उनको वो बखूबी अच्छी तरीके से आता है और जिसकी वजह से जनता का जनाधार आजाद के साथ जाता हुआ नजर आ रहा है। अब देखना दिलचस्प होगा कि इस बार के उपचुनाव में चंद्रशेखर आजाद कौन सी सीट निकाल पाते हैं। क्या वंदना कुमारी को मैदान में उतार कर चंद्रशेखर रावण अपनी इस बार की चुनावी जीत पक्की कर पाएंगे, या फिर मिल्कीपुर में जिस तरीके से उन्होंने भाषण दिया उसका कोई फायदा चंद्रशेखर आजाद को मिलता हुआ नजर आएगा, या फिर अखिलेश यादव बाजी मारते हुए नजर आएंगे। क्योंकि इस बार जो सियासी समीकरण बन रहे हैं वो इसी तरीके के बन रहे हैं कि चंद्रशेखर आजाद रावण दलित के वोट बैंक के मामले में और मुस्लिम वोट बैंक के मामले में आगे चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। फिलहाल किस तरीके के समीकरण बनेंगे, आपका क्या कुछ कहना है, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा नेक्स्ट 9 न्यूज पर।